नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे सेवा की मिसाल, नोटों की चादर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर भारतीय नौसेना की फ्रंट लाइन पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर में सफर किया। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी उनके साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने नौसैनिक वर्दी पहनकर पनडुब्बी में प्रवेश करने से पहले वहां मौजूद कर्मियों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी की यात्रा करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गई। उनसे पहले फरवरी 2006 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने पनडुब्बी यात्रा का अनुभव लिया था। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ही सशस्त्र बलों की सुप्रीम कमांडर होती हैं। आईएनएस वाघशीर प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन की छठी और आखिरी पनडुब्बी है, जिसे इसी साल जनवरी में नौसेना में शामिल किया गया था। यह स्वदेशी कलवरी क्लास की पनडुब्बी है। नौसेना अधिकारियों के मुताबिक यह दुनिया की सबसे शांत और बेहतरीन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है। इस पनडुब्बी को सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध खुफिया जानकारी जुटाने, क्षेत्र की निगरानी और विशेष अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। यह पनडुब्बी वायर गाइडेड टारपीडो, जहाज रोधी मिसाइलों और उन्नत सोनार सिस्टम से भी लैस है। इस पनडुब्बी मॉड्यूलर निर्माण तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसे भविष्य में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन तकनीकी को इसमें आसानी से जोड़ा जा सकेगा। तो हम बात कर रहे हैं आईएनएस वाघशीर में महामहिम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर भारतीय नौसेना की फ्रंट लाइन पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर में सफर किया। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी उनके साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने नौसैनिक वर्दी पहनकर पनडुब्बी में प्रवेश करने से पहले वहां मौजूद कर्मियों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी की यात्रा करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। उनसे पहले फरवरी 2006 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने पनडुब्बी की यात्रा का अनुभव लिया था। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ही सशस्त्र बलों की सुप्रीम कमांडर होती हैं। आईएनएस वाघशीर प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन की छठी और आखिरी पनडुब्बी है, जिसे इसी साल जनवरी में नौसेना में शामिल किया गया था। यह स्वदेशी कलवरी क्लास की पनडुब्बी है। नौसेना अधिकारियों के मुताबिक यह दुनिया की सबसे शांत और बेहतरीन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है। इस पनडुब्बी को सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध खुफिया जानकारी जुटाने, क्षेत्र की निगरानी और विशेष अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। यह पनडुब्बी वायर गाइडेड टारपीडो, जहाज रोधी मिसाइलों और उन्नत सोनार सिस्टम से भी लैस है। इस पनडुब्बी मॉड्यूलर निर्माण तकनीक का इसमें इस्तेमाल हुआ है। इससे भविष्य में आपको बता दें, इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन तकनीकी को इसमें आसानी से जोड़ा जा सकेगा। और अब हम बात करेंगे सीएम योगी काल महाकाल। पुलिस मुख्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 पुलिस मंथन का रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री योगी द्वारा अपने संबोधन में यूपी पुलिस के अब तक के कार्य, सुधार और उपलब्धियों की सराहना की गई। पिछले 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपने परसेप्शन और कानून व्यवस्था की छवि पर भी अपनी बात उन्होंने रखी। सीएम योगी ने कहा कि काल का ध्यान न रखने वाला महाकाल का शिकार बनता है।
उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन पुलिस मंथन 2025 के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसिंग, नवाचार, संवाद और टाइम मैनेजमेंट को लेकर अहम संदेश दिए। सम्मेलन में 2022 से 2025 के बीच बेहतर पुलिसिंग के लिए 16 पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई। यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 के दूसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस पहल को अभिनव प्रयास बताया और डीजीपी समेत पूरी टीम को सफल मंथन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 दिनों में विकसित भारत 2047 के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है वो उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को नई दिशा देगा। और मेरा मानना है कि जो 2 दिवसीय पुलिस मंथन का एक कार्यक्रम है, यह एक बहुआयामी और बहुपक्षीय सत्रों के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र रहा है और इसको हमें प्रत्येक वर्ष के कैलेंडर का एक पार्ट बनाना चाहिए। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने यक्ष ऐप भी लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए बीट सिपाही से लेकर जोनल अफसर तक किसी भी अपराधी का पूरा विवरण एक ही प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे। इसमें फेस रिकॉग्निशन और वॉइस रिकॉग्निशन जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। यक्ष ऐप में चैट जीपीटी की तर्ज पर क्राइम जीपीटी टूल को भी जोड़ा गया है, जिससे अपराध से जुड़े डेटा का विश्लेषण और त्वरित जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। पुलिस मंथन सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 से 2025 के बीच बेहतर पुलिसिंग के लिए 16 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से सम्मानित किया। साल 2022 के लिए बरेली के तत्कालीन एसएसपी प्रभाकर चौधरी, इंटेलिजेंस मुख्यालय लखनऊ के एडिशनल एसपी विनय चंद्रा, साल 2023 के लिए मथुरा के तत्कालीन एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, लखनऊ एसटीएफ के एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह, साल 2024 के लिए बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या और साल 2025 के लिए संभल के एसपी कृष्ण कुमार को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस से प्रेरित है। यूपी में करीब 4 लाख की सिविल पुलिस फोर्स है, जिसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। सीएम योगी ने कहा कि बीते 8 सालों में जनता की पुलिस के प्रति धारणा में बड़ा बदलाव आया है। क्योंकि एक समय रहा होगा जब कम मानव संसाधन से इतने बड़े राज्य की व्यवस्था का संचालन हो सकता रहा होगा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में 4 लाख की सिविल पुलिस, उनके लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस प्रकार की सुविधाएं चाहिए और उसके लिए यहां पे मानव संसाधन के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए हमारी क्या कार्य योजना होनी चाहिए और कैसे हम इसके अनुरूप अपनी आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं, इस पर भी विचार हुआ। मिशन शक्ति के तहत काम करने वाली महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी उपलब्ध कराने पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस मंथन जैसे कार्यक्रम को हर साल कैलेंडर का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और हर साल दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इसका आयोजन होना चाहिए। साथ ही अच्छे कर्मों को भी इस मंच पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। सामान्य आचार ही नहीं, बल्कि केवल विचार के स्तर पर नहीं, बल्कि उसको व्यवहारिक स्तर पर भी हम जमीनी धरातल पर उतार सकें, उसको फॉलो अप करने की व्यवस्था भी हमारी होनी चाहिए और प्रयास होना चाहिए कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ऐसे ही शनिवार रविवार के दिन 2 दिन का समय लेकर के अगर हम इस पुलिस मंथन के कार्यक्रम को अलग विषय के साथ साथ और अलग अलग सक्सेस स्टोरी को भी उसके साथ समाहित करें। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को समय से बेहतर प्रबंधन पर काम करने की अपील की। टाइम मैनेजमेंट पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कोई व्यक्ति महाकाल का शिकार इसलिए होता है क्योंकि वो काल का ध्यान नहीं रखता, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने काल का ध्यान रखा है तो महाकाल भी आपका सहयोग करेंगे। यानी अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति महाकाल का शिकार क्यों होता है, क्योंकि वह काल का ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने काल का ध्यान रखा तो महाकाल भी आपका सहयोग करेगा।
बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने साफ किया कि पहले की तरह उत्तर प्रदेश में दंगे होते, गुंडागर्दी होती, अराजकता होती और महीनों तक कर्फ्यू लगता तो पुलिस के प्रति धारणा नहीं बदल पाती। हमने उस सोच को बदलने के लिए आउट ऑफ बॉक्स जाकर काम किया। आज हर कोई मानता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ है। उन्होंने दो टूक कहा कि केवल मुख्यालय में बैठकर पुलिसिंग नहीं हो सकती, थाना, सर्किल और पुलिस लाइन के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। यही समन्वय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब हम बात करेंगे माघ मेले की तैयारी जारी। माघ मेले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुंभ नगरी प्रयागराज में संगम रेती पर एक बार फिर से टेंट का शहर बसाया जा रहा है, जहां देश विदेश से आए साधु संतों का महासमागम होने जा रहा है। कुंभ के बाद एक बार फिर से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए शासन और प्रशासन कमर कस चुका है, लेकिन तैयारी मुकम्मल होते नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री ने मेले की तैयारी 15 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हो सका। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर 31 दिसंबर तक माघ मेले की तैयारी को पूरा करने की दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माघ मेला केवल एक आयोजन नहीं, अपितु सनातन परंपरा और प्रशासनिक दक्षता का जीवंत प्रतीक है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और साधु संतों को सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके, यही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही एआई आधारित सर्वे लॉन्च और सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी जल, थल व नभ तीनों की निगरानी की जाएगी, जिससे किसी भी तरीके की अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जा सके। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और साधु संतों को पूरी तरीके से सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की पुख्ता तैयारी की जा रही है। अफवाह फैलाने वालों से भी सख्ती से निपटने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संगम पर कल्पवास, स्नान और साधना की परंपरा भारतीय संस्कृति की चेतना की आत्मा है। इस वर्ष 15 से 20 लाख श्रद्धालु कल्पवासी होंगे। 3 फरवरी पौष पूर्णिमा के साथ कल्पवास शुरू होकर 2 फरवरी तक कल्पवासी संगम की रेती पर पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। 1 माह का कल्पवास श्रद्धालुओं के लिए तपस्या से कम नहीं होता है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद भी कल्पवासियों में इसका उत्साह देखते ही बनता है। हाँ, बाबूजी, आप कल्पवास के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, क्या उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र 76 साल है। तो आपको क्या कोई यहाँ पे किसी तरह की दिक्कत, आपको क्या लगता है कब से कल्पवास पे आप लोग यहाँ पे रुकने के लिए आ रहे हैं? हम लोग पहली तारीख को यहाँ आ जाते हैं जी। 3 तारीख से शुरू हो रहा है मेला जी। 3 तारीख पूर्णिमा है, पूर्णिमा से स्नान, फिर पूर्णिमा तक, उसके बाद 3 दिन और रहते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि ये संगम के पास ही आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को जो भूमि मिले? हाँ भैया, इसलिए चाहते हैं कि हम बुजुर्ग आदमी हैं, चल नहीं पाते, तो संगम के पास रहेंगे तो स्नान कर लेंगे। नहीं, गंगा जी में तो सब नहा रहे हैं, अपने घर पे नहा लेते हैं, इसलिए आते हैं यहाँ कि संगम में स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे, इसीलिए आते हैं। कहाँ से आए हैं? हम मेजावर से आए हैं। मुख्यमंत्री ने मेले की तैयारी 15 दिसंबर तक पूरी किए जाने के दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हो सका है। मेले के कार्य को 31 दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा जारी किया गया है, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि पौष पूर्णिमा के स्नान तक ये कार्य पूर्ण होते नजर नहीं आ रहे हैं। मकर संक्रांति स्नान तक ही ये कार्य पूरा हो पाएगा। कुछ पुरोहितों का कहना है कि भूमि आवंटन कम किया गया है तथा टेंट की व्यवस्था भी कम की गई है, जिससे कल्पवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वृद्ध कल्पवासियों का कहना है कि वह संगम नोच के पास ही भूमि का आवंटन चाहते हैं, जबकि उनको यहां से 3 किलोमीटर दूर सेक्टर में भूमि आवंटित की जा रही है, जिसको लेकर कल्पवासी, खासतौर पर वृद्ध कल्पवासी परेशान दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन से दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि उनको संगम नोच के पास ही भूमि उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि उनको वहां पहुंचने में किसी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। भूमि आवंटन को लेकर साधु संतों के एक वर्ग में भी खास असंतोष दिखाई पड़ रहा है। उनका कहना है कि उनको यहां से 3 किलोमीटर दूर भूमि आवंटित की जा रही है, जिसको लेकर वे संतुष्ट नहीं है। हाँ जी, ये कल्पवास जो शुरू होने वाला है, तो इसका तिथि क्या है और कब से कब तक होगा, और आपको लगता है कितनी संख्या में यहाँ पे कल्पवासी और कब आएंगे? ये 3 जनवरी से मेला शुरू हो जाएगा कल्पवास का जी। और 2 फरवरी तक निरंतर चलता रहेगा जी। और कल्पवासी जितने पूरे क्षेत्र में कल्पवासी आते हैं, सभी तीर्थ पुरोहित के यहाँ कल्पवासी आते हैं, रुकते हैं और अनुष्ठान करते हैं। ये यहाँ का कार्यक्रम है। अच्छा, तो कितनी संख्या में आपको लग रहा है कि इस बार लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इस बार कल्पवासी आने वाले हैं? कल्पवासी की संख्या आने वाले ज़्यादा है, लेकिन जगह प्रशासन ने कम दी है।
अच्छा, जिसके कारण हम कल्पवासियों की व्यवस्था करने में बिल्कुल पूर्णतः असमर्थ हो रहे हैं। महाराज कब से कितने साल से यहाँ पे आप ये पूजा पाठ कार्यक्रम करा रहे हैं? 25 साल से यहीं पे हैं। तो कितने कई माघ मेले आपने देखे होंगे, तो तैयारियां चल रही हैं, आपको क्या लग रहा है कब तक पूरी हो जाएंगी? तैयारी चलती रहेगी अभी जो ये चलेगी अभी? आपको लगता नहीं कि पौष पूर्णिमा तक ये पूरा हो पाएगा? बहुत मुश्किल है। यानी कि मकर संक्रांति तक जाके ये पूरा होगा, तब तक पूरा हो जाएगा। और पहले के माघ मेलों में भी ऐसी कुछ रहता था? एफपीएससी में गंगा जी कई बार मतलब बाढ़ आ चुका, काफी दिन तक रुक गई। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शासन और प्रशासन इस मेले को भी कुंभ मेले की तरह सफल बनाने के लिए कृत संकल्पित है, लेकिन ये तैयारी पौष पूर्णिमा से पहले स्नान तक पूरी हो पाएगी या नहीं, फिलहाल भविष्य के गर्त में है। इस समय हम मौजूद हैं संगम रेती पर, जहां पर एक बार फिर से 3 जनवरी से लेकर और 15 फरवरी तक करोड़ों की तादाद श्रद्धालु यहां पर आने वाले हैं। ये श्रद्धालु चाहे देश हो विदेश हो, हर जगह से यहाँ पे वो महासंगम एक बार फिर से देखने को यहाँ पर प्रयागराज वासियों को, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को देखने को मिलने वाला है। जैसा कि नज़ारा पिछले साल गत वर्ष अगर आप देखिए तो करीब 66.5 करोड़ लोग महाकुंभ में इसी स्थान पर यहाँ पे आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और एक बार फिर वही समय यहाँ पे आ गया है, कह सकते हैं कि समय का पहिया घूम के फिर उसी जगह पे पहुँच गया है, जहाँ पे 3 जनवरी से लेकर के और 15 फरवरी तक एक महासमागम यहाँ पर होने वाला है, जिसमें देश विदेश से बड़े बड़े ऋषि मुनि और कई जगह से ऋषि मुनि यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और उसी में एक जो है कल्पवासियों का भी यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि कल्पवास जो है वो 3 जनवरी से शुरू होकर 2 फरवरी तक चलने वाला है। मैं मधुर दरबारी, के न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं माघ मेले से पहले महाभारत। कुंभ मेले के बाद माघ मेले का आगाज 3 जनवरी से 15 फरवरी तक कुंभ नगरी प्रयागराज के टेंट की नगरी संगम में संपन्न होना है, लेकिन माघ मेला शुरू होने से पहले ही प्रशासन और साधु संत आमने सामने आ गए हैं। दरअसल भूमि आवंटन को लेकर साधु संतों में असंतोष व्याप्त है। साधु संतों का आरोप है कि मेला अधिकारियों ने भूमि आवंटन का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रयागराज पहुंचे साधु संतों का कहना है कि अभी तक उनको भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। जिस स्थिति पर प्रशासन ने उन्हें भूमि आवंटित करने के लिए कहा था, उसके बाद भी भूमि का आवंटन नहीं हो पाया, जिसको लेकर वे अनशन पर बैठ गए हैं। मेला प्राधिकरण कार्यालय में कई संस्थाओं के साधु संत अनशन पर बैठ गए हैं, जिसको लेकर साधु संतों के 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं। साधु संतों के एक वर्ग ने प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया है। उसके साथ ही साधु संतों के साथ बदसलूकी भी की गई है, जिसको लेकर साधु संतों का एक वर्ग काफी नाराज नजर आया है। उनसे मिले प्राधिकरण कार्यालय से जबरन हटा दिया गया। देखिए, हम लोग यहाँ पर संस्था के माध्यम से सब लोग आए हुए हैं। हम जमीन के लिए आए हुए हैं, मगर हम 2 तारीख के श्री राम वृंदावन से आए हैं और अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। बस यहाँ पर अधिकारी जो है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पर 48 घंटे से धरना पर बैठे बिना कुछ खाए पिए, अभी रात से कोई अधिकारी पूछने नहीं आया है। अधिकारी कह रहे हैं हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, और 10 बजे से यहाँ पर हम अंदर बैठे थे, बाहर निकाल करके भगा दिया। अब अधिकारी आए हैं, आने के बाद 12 बजे अधिकारी आए हैं, आने के बाद हमको जबरदस्ती हटाया गया है और अंदर घुसने से पहले कह रहे हैं कि ये साले बाबा हैं। तो मिला हम मौजूद हैं कुंभ नगरी संगम की रेती में, जहां पर एक बार फिर से 3 जनवरी से 15 फरवरी तक महासमागम का यहाँ पे आयोजन होने वाला है। जैसे कि पिछले साल हम लोगों ने देखा था, कुंभ में करीब 66.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। इस बार भी ठीक उसी तरीके से 15 से 20 करोड़ लोग, ऐसा माना जा रहा है कि माघ मेले में यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। और ये इस बार का जो माघ मेला है, ये एक अपने आप में अनोखा और खास होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो है कई समस्याएं यहाँ पे निकल के आ रही हैं और तैयारियां पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। जबकि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि 31 दिसंबर तक इसको समाप्त किया जाए, जबकि ये डेडलाइन पहले 15 दिसंबर हुआ करती थी। लेकिन आज भी
जो यहाँ पे भूमि का आवंटन है उसको लेकर के खासा जो है यहाँ पे जो साधु संत हैं वो पूरी तरीके से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशासन के साथ उनकी जो तीखी नोकझोंक भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई और प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने उनको यहाँ से धकेल करके बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से अभी देखा जाए कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मुश्किल से 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि अभी जो यहाँ तैयारियाँ पूरी नहीं हुई हैं और साधु संतों में पर्याप्त यहाँ पे असंतोष व्याप्त है, वो उसको लेकर के जो है यहाँ पर काफ़ी जो है धक्का मुक्की और किसी तरह की परेशानियाँ, कई प्रॉब्लम जो है इस समय साधु संतों को आ रही हैं। उनका कहना है कि भूमि का आवंटन जो है वो पूरी तरीके से नहीं किया गया है। मैं मधुर दरबारी, के न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज। देखिए हमारे संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, 60 से 70 करोड़ यात्री जिस महाकुंभ में पहुंचे और ये महा आयोजन बड़ी ही कुशलता से संपन्न हुआ, लेकिन उसी जमीन उसी धरती पर अब जो है माघ मेले का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर लगातार महाभारत होती नजर आ रही है। अधिकारी जो है समय पर काम पूरा नहीं कर पाए हैं। 15 दिसंबर आखिरी डेट दी गई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने अब 31 दिसंबर तक सारे काम पूर्ण कर लेने की चेतावनी दी है कि और सख्त चेतावनी है ये। उसके बावजूद भी न तो अभी समय पर काम पूरा हो पाया, दूसरी तरफ कल्पवासी भी भूमि आवंटन को लेकर, जमीन टेंट आवंटन को लेकर लगातार परेशान नजर आ रहे हैं और साधु संत और प्रशासन भी आमने सामने नजर आ रहा है। क्या कुछ अहम अपडेट? बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं कि जो माघ मेला है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 3 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये पूरा महासमागम यहाँ पे एक बार फिर से होने वाला है। जैसा कि मनोज, हम लोग पिछले साल अगर देखा जाए तो पिछले साल भी इसी समय हम लोग यहाँ पे मौजूद हुआ करते थे और करोड़ों की तादाद में हम लोगों ने देखा कि करीब 66.5 करोड़ लोगों ने, पूरे विश्व ने इसका साक्षी बना है जब 66.5 करोड़ लोग प्रयागराज में आकर के यहाँ पे महासमागम के अंदर आकर के उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। और एक बार उसी तरीके से 15 से 18 करोड़ लोगों का ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु हैं वो पूरे देश विदेश से, चाहे वो साधु संत हो, सबका एक महासमागम यहाँ पे होने वाला है। लेकिन उसको लेकर के मैं आपको बता दूं जो यहाँ पे साधु संत हैं वो काफी समय से यहाँ पे रुके हुए हैं और यहाँ पे भूमि आवंटन को लेकर के एक तरीके से माघ मेले के अंदर महाभारत शुरू हो गई है और जो साधु संत है वो कहीं से भी जो संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि जो उनका कहना है कि जो अधिकारी और जो प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी है या यहाँ पे जो उनके कर्मचारी हैं उनको लेकर के वो जो पूरी तरह से सेटिस्फाई वो नजर नहीं आ रहे। उनका उसी को लेकर के बराबर वहाँ पे लोग जो साधु संत है वहाँ पे अनशन देते हुए नजर आ रहे हैं। और मैंने जब ग्राउंड जीरो पर जाके बातचीत की, लोगों से मुलाकात बराबर मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ऐसा पता चला कि उनका कहना है कि उनके साथ जो धक्का मुक्की की गई और उसके साथ साथ मैं आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ एक साधु संतों का एक वर्ग आया, एक वहाँ पे गुट आया जिनसे उनकी बराबर जो साधु संत वहां पे बैठे हुए थे उनकी हाथापाई हुई, हाथापाई उनको धक्का मुक्की करके वहां अनशन क्षेत्र से वहां से उनको हटा दिया गया। उनके जब पूछा मैंने तो उनका ये कहना था, उनकी समस्या ये कि जो भूमि का आवंटन होना चाहिए था वो उनको 3-4 किलोमीटर दूर दिया जा रहा है, जबकि वो चाहते हैं कि संगम नोस के पास ही उनको भूमि का आवंटन किया जाए। और इसको लेकर के अभी तक उनको कोई आश्वासन तो जरूर प्रशासन से मिल रहा है, लेकिन अभी तक उसको देखा जाए तो जमीनी रूप पर तो उसको बिल्कुल हकीकत के रूप में उसको नहीं उतारा गया है, जिसको लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं साधु संतों के बीच में खासा वहां पे देख सकते हैं। बिल्कुल, साधु संतों में आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। मधुर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिए। तो कुल मिलाकर महाभारत माघ मेले के शुरू होने से पहले ही शुरू हो गई है। प्रशासनिक अधिकारी और साधु संत आमने सामने हैं व्यवस्था को लेकर और जमीन आवंटन को लेकर, टेंट आवंटन को लेकर साधु संत लगातार आमने सामने हैं। और अब हम बात करेंगे टीचर की डांट ने ले ली जान। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर माता पिता को झकझोर कर रख दिया है। यहां 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 16 साल की छात्रा ने अपनी सोसाइटी की 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बिसरख थाना क्षेत्र अंतर्गत गौर सिटी की बताई जा रही है। छात्रा ने बीती रात करीब 2:15 के आसपास 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। 16 वर्षीय कनिष्का सोलंकी ग्रेटर नोएडा की गगन पब्लिक स्कूल में 10वीं की छात्रा थी। इन दिनों स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं। 22 दिसंबर सोमवार को कनिष्का परीक्षा देने स्कूल गई थी। इस दौरान वह अपने साथ मोबाइल फोन लेकर गई थी। परीक्षा के दौरान एक टीचर ने कनिष्का के पास मोबाइल फोन देख लिया। कनिष्का पर प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नकल करने का आरोप लगाकर टीचर ने उसे डांटा और परिजनों को स्कूल बुलाकर इसकी शिकायत की। आरोप है कि शिक्षकों और प्रिंसिपल ने उसे सबके सामने अपमानित किया, उसका फोन जब्त कर लिया और उस पर मानसिक दबाव बनाया। इसी मानसिक प्रताड़ना से आहत होकर कनिष्का ने आत्महत्या कर ली। उसको स्कूल की तरफ से बहुत ही मानसिक प्रताड़ित किया गया
जिस कारण वो बेटी मेरी सुसाइड कर ली। तो एक बात आ रही है सामने चीटिंग वाली, वो क्या मामला है और आपको भी स्कूल बुलाया गया था, क्या बातचीत हुई थी आपकी? मैं आपको बताना चाहूंगा, फोन उसके पास था। अब स्कूल अपने पक्ष में कोई भी बातें रख सकता है, वो अपना एलिगेशन कुछ भी लगा सकता है कि वो AI यूज कर रही थी, कुछ भी कर रही थी। मैं जब गया था स्कूल तो मेरी बेटी के हाथ में फोन जरूर था, लेकिन फोन ऑफ था। और अब बात करेंगे सेवा की मिसाल नोटों की चादर। पंजाब के जगराओं से आए जायरीनों के एक जत्थे ने दरगाह शाबिर पाक में नोटों से बनी चादर और फूल पेश कर देश में अमनो अमन की दुआ मांगी है। पंजाब के जगराओं निवासी विक्की प्रधान के नेतृत्व में आए जत्थे ने दरगाह शाबिर पाक और दरगाह इमाम साहब में 90,000 रुपए के नोटों से बनी 60 फीट लंबी चादर पेश की। जत्था लीडर विक्की प्रधान ने बताया कि उनका जत्था हर साल सैकड़ों जायरीनों के साथ जगराओं से पिरान कलियर आता है और दरगाह शाबिर पाक में चादर पेश करता है। रुड़की के विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर से आस्था और भाईचारे की बड़ी तस्वीर सामने आई है। पंजाब के जगराओं से आए 150 लोगों के एक जत्थे ने दरगाह शाबिर पाक में नोटों की चादर चढ़ाकर देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी है। दरअसल पिरान कलियर में आशिके शाबिर क्लब जगराओं की ओर से दरगाह शाबिर पाक में दरगाह इमाम साहब में कुल 90,000 रुपए से बनी नोटों की चादर अकीदत के साथ पेश की गई। ये जत्था हर साल की तरह इस साल भी आस्था और सेवा का संदेश लेकर कलियर पहुंचा। खास बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट लुधियाना हमारी आशिके शाबिर क्लब की तरफ से एक कमेटी बनी हुई है। हम सभी मिलजुल कर काम करते हैं और सभी कई तरह के यहाँ लंगर लगाए जाते हैं और उसके बाद यहाँ चादर की रस्म होती है। वो तो सब आपको पता चल ही गया है, लेकिन हमारे एक इच्छा है कि हम सभी जैसे मिलजुल के काम करते हैं ऐसे ही बाबा जी की कृपा बनी रहे। तो फिलहाल स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।